हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हम लोग प्रोसेस फ्लो डायग्राम को किस तरीके से अपने बीपैक डॉक्यूमेंट में बनाते हैं और उसका आपको फॉर्मेट एक्सेल में किस तरीके से होता है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ और अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा किस तरीके से हम यहाँ पे आपको पीपैप में पीएफडी को प्रेजेंट करना चाहिए और कस्टमर तक सबमिट करना चाहिए। लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखें, वो आप लोगों को काफ़ी हेल्प होने वाली है इस वीडियो से, जिनको भी पीपैप के बारे में जानना है और जिनको भी पीएफडी के बारे में जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस फ्लो डायग्राम का सिर्फ मैं यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन समझा देता हूँ कि पहले क्या होता है, जो लोग भी न्यू व्यूअर्स है। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, ताकि आप लोग को जितने भी आने वाली वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन और डिटेल्स आपको पता चलते रहे और क्वालिटी के टूल सीखने के लिए कंटिन्यू बने रहें। फर्स्ट हम यहाँ पे जानते हैं कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम हमें क्या बताता है। हमारे जो प्रोसेस का है वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन देता है, जो कि विजुअली और ग्राफिकली हमें बताता है। मतलब हम कोई भी ऑपरेशन या कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसके प्रोसेस का जो फ्लो है, मतलब उसका जो प्रोसेस है वो किस तरफ से चल रहा है, उसका बहाव क्या है, वो आपको यहाँ पे शो करता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। जो कि मैं यहाँ पे दो टाइप के डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ कि दो टाइप्स के मेनली जो होते हैं वो प्रोसेस फ्लो डायग्राम होते हैं। एक होता है हाई लेवल प्रोसेस फ्लो डायग्राम और डिटेल फ्लो चार्ट। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होती है कि हाई लेवल में मतलब हम एक माइक्रो लेवल पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक मोटे मोटे प्रोसेस पे बात करते हैं, मतलब हम डिटेल में नहीं जाते हैं। उसके एक ओवरऑल ऊपर से हमें दिखता है जो उसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, जिस लाइक यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा। और उसी के अपोजिट हमको यहाँ पे डिटेल फ्लो चार्ट होता है, जो हमें प्रोसेस का जो एक्सप्लेन करता है वो एक माइक्रो लेवल पे जाके बात करता है, माइक्रो एक्टिविटीज़ पे जा कर के हमें वहाँ पे शो होता है कि वो आपका प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है। तो इसके साथ हम लोग चलेंगे आगे कि इसको हम पीपैप में किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सेल में आज बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सेल वाले चार्ट पे कि वो किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। आ गया हूँ मैं अपने एक्सेल वाले फॉर्मेट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि पीएफडी में हमारा उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसके क्या क्या कंटेंट है, उसके क्या क्या मतलब टॉपिक्स होते हैं, उसके अंदर किन किन बातों को ध्यान रखना उसको जानते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे कंपनी का लोगो आता है, फिर उसके बाद आपका कंपनी का नेम, इस साइड में आपको डॉक्यूमेंट नंबर, प्रोसेस फ्लो डायग्राम इस किस टाइप का डॉक्यूमेंट नंबर है, उसके बाद इसको इशू कब किया गया है इस डॉक्यूमेंट को, उसमें अगर कोई रिवीजन हुआ है और उसका रिवीजन नंबर और डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने होंगे। उसके बाद जिस पार्ट का आप प्रोसेस फ्लो डायग्राम बना रहे हो या फिर किसी कंपोनेंट के लिए बना रहे हो तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ डालनी है, नेम, कोड और किस कस्टमर के लिए बना रहे हो वो यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको सप्लायर अथॉरिटी डेट होती है कि आपको सप्लायर को कब अथॉरिटी मिली है कि कस्टमर ने दी है, वो डेट आपको यहाँ डालनी है। उसके बाद आपका नेम क्या है, मतलब आपका अपना यहाँ पे नाम जाएगा, आप क्योंकि जिस कस्टमर को दे रहे हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना नाम डालना पड़ेगा जिस भी प्लांट से दे रहे हो। और उसका आपका कोड अगर होगा तो कोड डाले, वेंडर कोड जैसे होती है। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट का, इस प्रोसेस फ्लो चार्ट का भी एक नंबर आता है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल्स में मिलेगी या फिर जिस टाइप का आपका वहाँ सिस्टम होगा वो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, उसके अंदर जो हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम में जो भी टीम आपके साथ वर्क कर रही है, उस टीम के जो एचओडी हो गए या फिर आपके टीम मेंबर हो गए, उनके यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी, यानी नेम वगैरह आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आपका फर्स्ट टाइम कब प्रिपेयर हुआ उसका ओरिजिनल डेट यहाँ पे पड़ेगा। उसके बाद अगर इस फॉर्मेट में या फिर इस पीएफडी में कोई चेंज हुआ है या कोई डिटेल्स आई है तो आपको यहाँ पर कोई भी ईसीएन हुआ है, कोई भी अल्टर मतलब ऐड में हुआ या रिमूव हुआ है, तो आपको यहाँ पर उसका रिवीजन डेट और रिवीजन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये बेसिक डिटेल टाइटल्स में जानने के बाद हमें समझना है कि पीएफडी में इसके जो सिंबल्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। सिंबल्स जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि ये सिंबल्स बताने से पहले आप लोगों को बता दूँ, कई जगह हो सकते हैं कि आपको सिंबल्स
कंपनी टू कंपनी वेरी करे, तो उससे कोई हेजिटेस या घबराना नहीं है कि हमने कुछ गलत सीखा है। गलत नहीं होता है, बस आपको थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि मॉडिफिकेशन देखने मिल जाती है, तो उतना कोई चेंजमेंट या फिर ऐसा कुछ हेजिटेट नहीं होना, आप करेक्ट वे में जा रहे हो। तो उस चीज़ को देखने के लिए आपको यहाँ पर सिंबल्स बता दूँ कि प्रोसेस का जो फ्लो है वो किस तरीके के सिंबल हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो रॉ मटेरियल के लिए ये सिंबल यूज़ किया है, स्टोरेज के लिए हमने इस तरीके का सिंबल यूज़ किया, ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन के लिए ये सिंबल यूज़ किया है, और सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए हमने ये यूज़ किया है। ऑपरेशन के लिए हमने इस तरीके का सिंबल यूज़ किया और ट्रांसपोर्ट के लिए हमने ये सिंबल यूज़ किया। तो इन सिंबल्स को आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं के बेस पर आपको यहाँ पर अपना PFD बनाना है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान से समझना है कि जो ऊपर का जो ये हेडिंग होता है यानी कंटेक्स्ट होता है, उसको आपको ध्यान से समझना है कि वही कंटेक्स्ट आपको आने वाला जो PFD है कैसे बनाना है उसको आपको समझने में प्रयास करेगा। तो इसके लिए मैंने एक कंपनी का एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली इंजेक्शन मोल्डिंग का जो पार्ट है उस कंपनी के रिलेटेड है कि उसका प्रोसेस किस तरीके से डिफ़ाइन होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ऑपरेशन सीक्वेंस, मतलब आपका ऑपरेशन का जो सीक्वेंस है, मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे आपको डिटेल डालनी है, या फिर उसके नंबर्स होंगे तो वो आपको ऑपरेशनल सीक्वेंस यहाँ पे डालनी है, 1 2 3 या फिर 10 0 20 30 ऐसे करके आपको यहाँ पे सीक्वेंस डालनी है। तो आप डाल सकते हैं और ऐड कर सकते हैं आप सीरियल नंबर, कोई चेंज या कोई इशू नहीं है उसमें। उसके बाद ऑपरेशन सीक्वेंस के बाद आपको ऑपरेशन का डिस्क्राइब करना है, अपना आप डिस्क्रिप्शन देना है कि क्या क्या ऑपरेशन आपके PFD में आ रहे हैं और कैसे कैसे आपके ऑपरेशन चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन देने के बाद उस ऑपरेशन का आपको यहाँ पे क्या बनाना है, प्रोसेस फ्लो बनाना है, जो कि सिंबल्स के थ्रू यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद उस प्रोसेस फ्लो के बाद हमने उस प्रोडक्ट के ऊपर यानी इस पार्ट में जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए हम वहाँ पर क्या क्या चीज़ को चेक कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ को हमें ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रख करके वो प्रोडक्ट बनाई जा रही है, उसको यहाँ पे डिटेल में आपको यहाँ पे लिखना है और बताना है, ठीक है। उसका अगला पॉइंट हमें यहाँ पे समझना है कि स्पेशल क्लास क्या होता है। सिंपली आप स्पेशल क्लास को समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि आपके लिए प्रोडक्ट में सबसे क्रिटिकल चीज़ क्या है, जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, जिसके कारण आपका प्रोडक्ट हाईली चांसेस है कि वो फेल हो जाए और पास हो जाए, उस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के लिए यहाँ पे ये एक अलग सा कॉलम दिया जाता है कि स्पेशल क्लास यानी CTQ फॉर प्रोडक्ट के लिए आपको ध्यान रखा जाता है। अब प्रोडक्ट के बाद हम यहाँ पे देखेंगे प्रोसेस फ्लो डायग्राम में, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, अब आगे हमारा क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रोसेस की, मतलब वो प्रोडक्ट जो बना है या उस प्रोडक्ट के लिए हम जो भी प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसके यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या कंट्रोल होना चाहिए, उसके यहाँ पर हमें यहाँ पर व्याख्या करनी है, उसका डिटेल हमें यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसको प्रोसेस को क्या कंट्रोल करना है, ध्यान से समझिएगा मैं ये जो बता रहा हूँ, ठीक है। उस प्रोसेस में आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा क्रिटिकल प्रोसेस है उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के आप जो प्रोसेस चेक किए हो उसमें आपके लिए क्या क्रिटिकल है, जिससे आपका जो ये प्रोसेस है वो फेल हो सकता है और उस फेलवर की वजह से आपका प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है। तो इन 3 चीज़ों को 4 चीज़ों को आपको टेक केयर करना है, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं कि रिमार्क्स में अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो कंपनी टू कंपनी थोड़ी मोड़ी वेरिएशन रहती है। आप पोका ऐड कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन की ऐड कर सकते हो, या फिर फ्रीक्वेंसी ऐड कर सकते हो, या फिर कोई फिटमेंट या कोई गेज वगैरह अगर लगता है आपके में कंटिन्यू चलते तो उस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, या इंस्ट्रूमेंट हो सकता है वो ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो अब हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि इसमें और क्या क्या हम किस तरीके से इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम को बनाते हैं। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट सीक्वेंस आया 10, तो यहाँ पे हमने 10 इंटर कर दिया, लिख दिया। उसके बाद ऑपरेशन हमें क्या बता रहा है कि इनकमिंग रॉ मटेरियल एंड इंस्पेक्शन। इससे आपको पता चल रहा है कि हमारे पास कोई रॉ मटेरियल आया है और उसका हमें इंस्पेक्शन करना है, जो कि पहला हमारा ऑपरेशन है। तो उस ऑपरेशन के लिए हमने यहाँ पे सिम्बल्स का यूज़ किया है। क्या क्या यूज़ किया है, रॉ मटेरियल के लिए ये सिंबल यूज़ किया है और इंस्पेक्शन के लिए हमने ये सिंबल यूज़ किया है, जो कि आपको यहाँ पे डिटेल में दिख रही है।
उसके बाद हमने क्या किया, इसके लिए जो हमें ध्यान रखने वाली पॉइंट्स है उसको यहाँ पे लिखा है। ध्यान रखने वाली पॉइंट्स क्या है कि जब भी रॉ मटेरियल रिसीव होगा उसकी ग्रेड और क्वांटिटी को मैच की जानी चाहिए, किसके साथ, इनवॉइस के साथ, जो भी आपको वहाँ से रिसीव होगा। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि उसके कलर, साइज, कंडीशन, जो भी आपका एज़ पर जो रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, उसको चेक करना है विथ ए रेफरेंस सैंपल, यानी जो आपके पास स्टैंडर्ड मेंशन होगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी और कस्टमर की, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चेक करनी है। तो वो आपने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए, यानी उसकी एक स्पेसिफिकेशन दे दी कि इस तरीके से हमारा जो इनकमिंग का मटेरियल आएगा उसको आप चेक करोगे, ताकि वो हमारा क्या हो पाए, वो कंट्रोल हो पाए। ठीक है, यानी आपका पास या फेल जज कर पाए। तो आपने यहाँ पे रॉ मटेरियल की इंस्पेक्शन कर ली। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा ये प्रोडक्ट फेल कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ों को चेक करने के लिए यहाँ पर हमें नहीं लगता है कि वहाँ इनकमिंग में इस जगह पे पार्ट पे कोई फेलुअर आएगा, लेकिन ये आपका प्रोडक्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो आगे आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अब इस चीज़ की जो सियोरिटी है, जो भी आपके पास ग्रेड या क्वांटिटी आई या फिर मटेरियल आया या कंडीशन जो भी है, इसकी सियोरिटी आपको कौन दे रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं आप उस प्रोसेस को, यानी उस मटेरियल के टेस्ट सर्टिफिकेट के थ्रू। ठीक है, जो भी मटेरियल आएगा वो अपना एक टेस्ट सर्टिफिकेट देगा कि हमारा जो पार्ट मटेरियल है या आरएम है वो ओके है, अच्छा है, जो एज पर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ दिया गया है। उसके बेस पर आप उसको चेक करोगे और उसके आधार पर ही ये आपका CTP डिफ़ाइन हो जाएगा। ठीक है, CTP डिफ़ाइन होने का मतलब आप यहाँ पर इस जगह को अच्छे तरीके से पहला जो है अलर्ट हो कि यहाँ पे हमें कोई गलती नहीं करूँगा, यहीं पे हम अच्छे तरीके से चेक करके आपको डिफ़ाइन कर दूँगा कि ये हमारा जो इनकमिंग में मटेरियल आया है वो ओके और हमारे आने वाले पार्ट्स के लिए कोई फॉल्टी नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होने के बाद कितने लॉट्स को चेक करना है या फिर आपको क्या और स्पेशल यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरा मानना था यहाँ पे कि हमें जो जितने भी लॉट्स आएंगे इनकमिंग में, हम उनको हर एक को चेक करेंगे और हर एक के साथ हम इसी तरीके का प्रोसेस को चलाएंगे और देखेंगे, इसी कंडीशंस पे उसको आगे फॉलो करवाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड ऑपरेशन में हम स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल सेकेंड प्रोसेस है, सेकेंड ऑपरेशन है। तो सेकेंड ऑपरेशन के लिए स्टोरेज में सिंबल हम क्या यूज़ किए उसको ऐड कर देंगे इसमें। स्टोरेज के लिए जो ट्रायंगल यूज़ किए हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि जो भी मटेरियल है उस पर हमें ट्रेसेबिलिटी कोड ऐड करनी है आरएम बैग पर, और उसकी लोकेशन जो स्टोरेज में है यानी स्टोर में है उसके जगह पे रखनी है, ये खासा ध्यान रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा स्टोर का लोकेशन है उसमें हमें फीफो मेंटेन होना चाहिए, उसके टैग लगे होने चाहिए और उसको अपडेट करना अपने स्टॉक बोर्ड और रजिस्टर में। इन चीज़ों के बाद आपको क्या करना है कि अगर कुछ लगता है आपको कि स्पेशल क्लास इसमें होना चाहिए तो एज़ पर आप रिक्वायरमेंट डाल सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे कि इसको किस तरीके से हम कंट्रोल करें। तो इसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, एज़ पर हम यहाँ पर फीफो मेंटेन करेंगे ताकि हमारा जो मटेरियल की स्टोरेज है वो मेंटेन हो सके। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, आगे इसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो ये अब हमें स्टोरेज करने के बाद हमें क्या करना है कि नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा आ जाता है, सपोज़ कि प्री ड्राई करना है हमें मटेरियल को, मतलब ये प्लास्टिक मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमें वो प्री ड्राई की जाती है, मतलब हीटिंग की जाती है उसके, मतलब गर्म किया जाता है उसे, आप इतना समझ लीजिए। तो मटेरियल को गर्म करने के लिए हम ऑपरेशन जो भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके हीटिंग टेम्परेचर या फिर टाइम, जिस मटेरियल या वेसल में गर्म करते हैं उसका यहाँ पे डिटेल्स आपको फॉलो करना है। और उसी के साथ में यहाँ पर आपको लगता है कि कंट्रोल कैसे करना है इन चीज़ों को, तो इसका कोई ऑपरेशनल स्टैंडर्ड होगा, यानी कोई वर्क इंस्ट्रक्शन होगा या SOP होगी या प्रोसेस शीट होगा, तो उस ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट को या ऑपरेशनल स्टैंडर्ड का नंबर यहाँ पर आपको लिखना है और डिफ़ाइन करनी है, ताकि उससे आपका कोई भी ऑडिटर या फिर कोई भी आपके इंचार्ज वगैरह जो भी है उससे रेफ़र कर सके और उनको पता चल सके कि हमें इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो ये ऑपरेशन आपने यहाँ तक डिफ़ाइन कर दिया, इसको कंट्रोल कर दिया। आगे इसमें अगर कुछ लगेगी तो ऐड ऑन करने लायक तो यहाँ पे आप कर सकते हो, नहीं तो आगे ब्लैंक कर सकते हो।
आगे चलते हैं हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा होता है इंजेक्शन मोल्डिंग का। इंजेक्शन मोल्डिंग के ऑपरेशन में आप क्या देखते हो यहाँ पे कि इंजेक्शन मोल्डिंग में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए, 6 पॉइंट है यहाँ पे। तो इंजेक्शन मोल्डिंग करते समय यहाँ ध्यान रखना है कि हमें जो पैरामीटर्स हैं उसको चेक करना है। उस चेक करने के बाद एफपीए और एलपीए को डिफ़ाइन करना है, किस तरीके से करना है, उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। उसमें जो मशीनरी या मोल्ड्स या टूल्स यूज किए गए हैं उसकी हिस्ट्री को अपडेट करनी है। उसके जो एलपीए है वो लोडिंग अनलोडिंग टाइम में हिस्ट्री कार्ड में अपडेट होना चाहिए और एज़ पर प्रिवेंटिव प्लान में उसमें अपडेट होना चाहिए। और विजुअल चेक्स इंस्पेक्शन डिफेक्ट वाइज नहीं हो, और उसमें सीटीक्यू जो डायमेंशन हो एज़ पर जो डायमेंशनली पार्ट बनना चाहिए वो आपको यहाँ पर इसमें दिया गया है। एज पर आपके ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड और चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारे ऑपरेशन के लिए था तो हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। तो वो आपको डिटेल यहाँ पर भरनी है, लिखनी है और अच्छे तरीके से लिखनी है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सीटीक्यू क्यों लिख दिया है कि ये हमारे क्रिटिकल टू क्वालिटी हो गई। मतलब इस पार्ट को यानी इस ऑपरेशन को सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड फोकस रहेगा कि इस पार्ट में ही हमारा आगे का जो इसका फ्यूचर है वो डिसाइड होगा कि वो पार्ट सही बन रहा है या ख़राब बन रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सीटीक्यू इसमें डिफ़ाइन किया। मतलब आप इस डॉक्यूमेंट को जो भी चेक करेगा तो इस जगह ज़रूर जाके देखेगा कि इस जगह की ऑपरेशन या इस जगह की जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स दी है प्रोडक्ट से रिलेटेड वो सही से वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं तो वो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट ज़्यादा चांस होगा फेल होने के। तो यहाँ के बाद हम देखते हैं आगे इसको कंट्रोल कैसे कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेफ़र किया गया है जिसको प्रोसेस सीट बोला गया है। प्रोसेस सीट मतलब जिस मशीन को हम चला रहे हैं उसके लिए कुछ प्रोसेस या फिर कुछ पैरामीटर्स को फ्रीज़ किया गया है, उसको नोट करके रखा गया है ताकि इसके ऑपरेशन को हम वहाँ पे कंट्रोल कर सकें और अपने प्रोसेस को भी वहाँ पे कंट्रोल कर सकें। और यहाँ पे देख रहे हैं कि सीटीपी भी लिखा गया। तो सीटीपी भी लिखा गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो भी क्रिटिकल है, यानी आपको यहाँ पे प्रोसेस सीट को भी चेक करना है कि वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं मशीन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दोनों चीज़ के लिए क्रिटिकल ही हो गया। तो आप जब इतना इंस्पेक्शन करोगे तो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट ओके बनेगा। ठीक है, अगर कोई फेलियर के चांस होंगे तो आप इस जगह पे ही डिटेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आगे हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे। जैसे कि इसमें होता है डिफ्लेशिंग, मतलब उस पर अगर कोई एक्सेस मटेरियल होती है या ओवर मटेरियल होता है तो उसे काट के अलग कर दिया जाता है और ओके पार्ट को अलग कर लिया जाता है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि कोई भी फ्लैश या सिल्वर या बर्न या फिर जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है उसमें नहीं होना चाहिए, ओके पार्ट में नहीं होना चाहिए, उससे फ्री पार्ट बनना चाहिए। 100% आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि चेक करके आप बनाएं और जो भी आपका हो वो अच्छे तरीके से डिफ्लेशिंग हो, कहीं पे डैमेज ना हो, कहीं पे ओवर कट ना हो। और यहाँ पे डिफ्लेशिंग करते समय आपको अपने ऑपरेशन या वर्क इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, वो आपको यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है। इसके सिंबल्स को जो यूज किया जाता है, यहाँ डिफ्लेशिंग हो रही है तो इसके सिंबल्स को हमने यहाँ पर इस तरीके के ऑपरेशन से डिफाइंड किया है जो कि आपको यहाँ पे प्री डिफाइंड सिंबल को दिखाया गया था। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर हमें कुछ लगता है तो यहाँ पे सीटीक्यू या सीटीपी की तरफ जाएंगे, नहीं तो हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, मतलब इसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे वो आप डिफ्लेशिंग करेंगे कटर से या फिर आप उसके ऑपरेशन से, ये स्टैंडर्ड से यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो आप यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे दे सकते हैं कि इस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और उसका अगर कुछ लगता है कि आपको स्पेशल रिमार्क्स देना है तो आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि ऑल पार्ट जो है फ्री होना चाहिए, फ्री फॉर्म बनना होना चाहिए, मतलब ओके बनना चाहिए जिसमें फ्लैश और कट मार्क ना हो। अब डिफ्लैशिंग होने के बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट ऑपरेशन फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं कि फाइनल इंस्पेक्शन में हम चेक करते हैं कि जो भी हमारा पार्ट है उसके लिए हम पहले यहाँ पे ऑपरेशन का यहाँ पे सिंबल यूज हुआ है तो या इंस्पेक्शन का सिंबल यूज हुआ, सॉरी, इंस्पेक्शन का सिंबल यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद हम इसके अंदर जो पॉइंट्स है उसको ऐड कर देंगे कि जो फाइनल इंस्पेक्शन है वो 100% कौन कर रहा है, ऑपरेटर चेक करेगा। और जो प्रॉपर जो डिफेक्ट है वो मोल्डिंग डिफेक्ट के फ्री होना चाहिए, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं हो ताकि वो आगे कस्टमर तक ना पहुँचे। और ये जो सारा चेक है वो आपको मैनुअली चेक होगा और विजुअली चेक करेगा, और ये जितने भी होंगे 100% पार्ट को चेक किया जाएगा, वो यहाँ पे आपको डिफ़ाइन किया गया। फाइनल चेक होने के बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि पैकेजिंग पे, कि क्या पैकिंग होनी चाहिए। जब हमारा पार्ट पूरा फाइनली हो गया है तो ओके के होने के बाद हम उसको
पैकिंग की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक एरो दिया गया है। ये एरो मैंने आपको ऊपर बताया है कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया गया है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए जब हम इसको यूज़ किए हैं तो ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे सिंबल ऐड करेंगे और ये जो पैकेजिंग ऑपरेशन है हम उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पैकेजिंग में हमारे जो पॉइंट्स हैं उसको डिफाइन करेंगे। पैकेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर हम यहाँ पे फ्रीज करेंगे और पॉइंट को नोट करके यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो पहला क्या होगा कि आपका जो सॉफ्ट फ्लोर है वहाँ से मूव हो जाएगा मटेरियल पैकिंग एरिया में। उसके बाद पार्ट क्या है जो प्रॉपर चेक होगा, कहीं पे जो पैकिंग हो रही है वो बॉक्स जो है उसके टीयर एंड वियर नहीं हो। 100% काउंटर वेइंग मशीन होगा, मतलब उसको जो बॉक्स में जो माल पैक हुआ है यानी कोई भी प्रोडक्ट या एफजी पैक हुआ है वो आपका वेट मशीन के थ्रू क्रॉस चेक होकर के जाएगा, उसकी वेट भी वेरिफिकेशन के थ्रू जाएगी। सभी बॉक्स पे क्या हो जो भी आप पैक कर रहे हो उस पर आइडेंटिफिकेशन स्लिप हो जिसमें पार्ट नेम, कोड, क्वांटिटी और डेट यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो और एज ए पैकिंग स्लिप उस पर लगा हो। तो ये सारे चीज़ हमें आपको प्रोडक्ट के डिफ़ाइन करके देनी है जो कि पैकेजिंग में हो। नेक्स्ट में हमें इसे किस तरीके से कंट्रोल करना है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कि आपके पास एक पैकिंग स्टैंडर्ड होगा जो कि कंट्रोल्ड होगा और वेरीफाइड होगा आपके HODs के थ्रू। एक तो वो हो जाएगा और आपके जो पैकिंग स्लिप है वो आपको यहाँ पे फ्रीज करके उससे थॉरोली चेक करते रहना है ऑन टू टाइम पे आपको जो भी लगेगा। उसके बाद यहाँ पे कोई ऑपरेशन या रिमार्क्स में डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलेंगे जो कि हमारा हो जाएगा कि प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन। प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन में आप क्या करते हो कि डिस्पैच होने से पहले आपका जो भी इंस्पेक्शन प्रोसेस है उसको यहाँ पे डिफ़ाइन करोगे। तो ये जो है उसका सिंबल आप यहाँ पे यूज़ करके कनेक्ट करो ऑपरेशन का या इंस्पेक्शन का। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन का सिंबल यूज़ किया गया है। इसमें हमें क्या ध्यान देना है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस पर, तो यहाँ पे पार्ट चेक करना है एज़ पर प्री डिस्पैच प्लान। जो प्लान आपको दिया जाएगा उस प्लान के अकॉर्डिंग आपके ने पार्ट को चेक करना है और वहाँ पे आपको CTQ को चेक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि आपको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स का ध्यान रखना है। तो CTQ में क्या होगा, जो पार्ट का क्रिटिकल टू क्वालिटी होगा या डायमेंशनली होगा, जो भी क्रिटिकल होगा जो कि पार्ट को फेल और पास में डिफ़ाइन कर पाए, जो कि कस्टमर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक करो। और यहाँ पे आप डायमेंशन भी ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि डायमेंशन ऐड नहीं करोगे। CTQ डायमेंशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इतना सारा चीज़ करने के बाद आपको एज़ पर सैम्पलिंग प्लान जिस पे बेस पर आप इस लॉट को पास या फेल होने का डिफिनेशन दोगे या उसको डिफ़ाइन करोगे कि ये जो लॉट आप चेक कर रहे हो वो ओके है या नॉट ओके है। एज़ पर सैम्पलिंग प्लान आप जाके उसको चेक कर सकते हो और अपने PDI रिपोर्ट में ओके और NG लॉट का आप अप्रूवल दे दोगे, तब वो नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए वो आगे चला जाएगा। ये आपको कितनी बार करनी है मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया कि जितनी भी लॉट आपको चेक करने मिलेंगे आपको सभी को इस प्रोसेस के थ्रू होके गुजरनी है। ठीक है, लास्ट ऑपरेशन है हमारे यहाँ पे डिस्पैच का। तो डिस्पैच ऑपरेशन में हमें क्या ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा डिस्पैच है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है यानी मूव कर रहा है, तो मूविंग का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। आप यहाँ पे 1-2 पॉइंट ऐड और कर सकते हो कि मूविंग हो और यहाँ पे इंस्पेक्शन हो, या फिर जो आपको लगता है कि कुछ ऐड करने लायक ऑपरेशन है तो आप कर सकते हो। हमारे लिए लास्ट ऑपरेशन ये था तो हमने इसको यहाँ इसका सिंबल यूज करके आगे आपको यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। तो डिस्पैच में हम क्या कर रहे हैं, डिस्पैच में हम देख रहे हैं कि जो मैच कर रहे हैं हमारा इनवॉइस और डिस्पैच प्लान के अकॉर्डिंग हमारा जो वो वहाँ पे जो FG है या पार्ट है वो हमारे रेडी होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि कोई भी जो बॉक्स है या फिर जो डैमेज नहीं हो, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट हमारा डर्टी या गंदा ना हो, टूटे फूटे ना, उस चीज़ का टेक केयर करना है। उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। नेक्स्ट क्या करना है कि जो भी हमारा क्वांटिटी हम डिस्पैच के लिए रेडी होगा या फिर हम डिस्पैच करने के लिए तैयार होंगे उसको हमको इनवॉइस के थ्रू या फिर आपका कोई एक्सटर्नल मेथड है तो उसको आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो, चेक करके आगे हम उसको मूव कर देंगे। तो ओवरऑल मैंने आपको ये सारा प्रोसेस समझाया एग्जांपल के थ्रू कि जो कि हमें PFD में यानी प्रोसेस फ्लो चार्ट में डिफ़ाइन करना चाहिए। इस प्रोसेस में जो ऊपर है अगर कुछ भी अमेंडमेंट होती है यानी कोई भी आपका बदलाव लगता है यानी चेंज लगता है तो आपको यहाँ अमेंडमेंट डिटेल्स के ऑप्शन में यहाँ पे फिल करना चाहिए।
जो कि आपको ऑप्शन नंबर यानी ऑपरेशन नंबर है, किस ऑपरेशन में आप यहाँ पे बदल रहे हो उसमें लिखना है। यानी सपोज कि इसमें कोई चेंज आ रही है तो यहाँ पे आपको 40 का डिफाइन करना है, कब चेंज आई उसका डिटेल देना है, रिवीजन कब हुआ, कितनी नंबर के रिवीजन हुए, मतलब पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, वो क्या दिक्कत आ रही थी, क्या चेंज होने का कारण है, क्यों चेंज हुआ, उसका डिटेल्स आपको यहाँ भरना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज हुआ है वो आपको यहाँ पे डिटेल में डालनी है। इस तरीके का डिटेल्स आपको इसके अंदर पीएफडी के अंदर भर के आपको प्रिपेयर में और चेक में और अप्रूव में इनके नेम और डिफाइन जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ होंगे उनसे आपको ऑथराइज्ड करके ये पीएफडी आपको अपने कस्टमर तक हैंड ओवर करनी होती है। सो गाइज, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।